तो लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन एवोल्यूशन के इवेंट्स तक पढ़ लिया था। तो हमने पढ़ा था जो मॉडर्न मैन है उसका जो डायरेक्ट एंसेस्टर है वो क्रो-मैग्नोन मैन है। इस पॉइंट तक हमने पढ़ा था और मॉडर्न मैन के कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे। उसके आगे आज अब स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है, हाँ, मोर इंटेलिजेंट से लेस इंटेलिजेंट। देखो, जरूरी नहीं है कि कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर हो वो ज्यादा फेवरेबल हो। ठीक है, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके विंग का साइज बहुत छोटा होता है। जैसे हमिंग बर्ड जो है उसके विंग का साइज बहुत छोटा होता है। और कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जिनका विंग का साइज बहुत बड़ा होता है। हॉक जैसे हो गए, जो चीले होती है। ठीक है, तो वो अपने अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अडेप्टेड है। जिसका हैबिटेट जो चीज डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंगली कैरेक्टर सेलेक्ट होते हैं और वो आगे पास ऑन होते हैं। तो इस सिचुएशन में कि क्रो-मैग्नोन का इंटेलिजेंस या ब्रेन साइज हमसे ज्यादा बड़ा था और हमारा उनसे कम है, लेकिन हमारा निएंडरथल से ज्यादा है। तो हमारा जो सेलेक्ट हुआ है क्रेनियल कैविटी वो सबसे बेस्ट सूटेड है। ठीक है, वो इतना भी ज्यादा नहीं है कि क्रो-मैग्नोन जितना हो या निएंडरथल से कम भी नहीं है। तो वो जो भी है मीडियम रेंज जो भी सेलेक्ट हुई है वो बेस्ट सूटेड है और हो सकता है कि वो ज्यादा बेटर फंक्शन करता हो। ठीक है, इन कंपैरिजन टू क्रो-मैग्नोन। जैसे मैंने बोल भी दिया था, हो सकता है वो ज्यादा दिमाग चलाता हो। ठीक है, तो आज अब कुछ दो पॉइंट्स रह गए थे इसी ह्यूमन एवोल्यूशन टॉपिक में। तो इसमें पहला पॉइंट है प्रोनेथस फेस और ऑर्थोनेथस फेस। प्रोनेथस एंड ऑर्थोनेथस फेस। तो प्रोनेथस फेस होता है, इसमें लोअर जो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करता है, प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड। लोअर जो प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड प्रोनेथस फेस में। और ऑर्थोनेथस फेस में ऐसा नहीं होता, लोअर जो डज नॉट प्रोजेक्ट आउटवर्ड। लोअर जो छोटा होता है। फेस एट 90 डिग्री टू बॉडी एक्सिस। जैसे ऑर्थोनेथस फेस हमारे पास है, मॉडर्न मैन के पास है, तो इसमें आप देखो जो हमारा लोअर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, और जो हमारा ये पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन, ये हमारी बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से 90 डिग्री पे, ये चीज ऐसे, और ये हमारी बॉडी की एक्सिस होगी, इसके 90 डिग्री पे है ना ये। तो हमारा फेस जो है 90 डिग्री टू बॉडी एक्सिस है। ऐसे फेस को ऑर्थोनेथस फेस कहते हैं और प्रोनेथस में ऐसा नहीं होता है। इन इनका फिगर देखते हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई है, ह्यूमन एवोल्यूशन के साथ ही ये जो पेज है, फिगर है 7.11। इसमें सबसे पहली फिगर जो है ये ह्यूमन स्कल की है, मॉडर्न मैन की है। ये मॉडर्न मैन का फेस हो गया। दूसरा है बेबी चिंपैंजी, चिंपैंजी का जो बच्चा है उसका फेस है ये। और तीसरा है अडल्ट चिंपैंजी। तो मेरे को बताओ इनमें से तीनों में से कौन सा प्रोनेथस फेस है? जो अडल्ट चिंपैंजी है ये हो गया प्रोनेथस, और जो बेबी चिंपैंजी और हमारा जो स्कल है वो थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं,
इसका लोअर जो इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन अडल्ट चिंपैंजी का लोअर जो देखो काफी बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये जो दोनों है ये हो गए ऑर्थोनेथस। ऑर्थोनेथस फेस, ठीक है। तो इन्हीं फेस के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो प्रोनेथस के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? प्रोनेथस के एग्जाम्पल में सभी एप्स आ जाते हैं, अडल्ट एप्स, मतलब उनके बेबी को कंसीडर नहीं कर रहे हम, अडल्ट एप्स सभी आ गए, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटन सभी। फिर ह्यूमन एवोल्यूशन में हमने ड्रायोपिथिकस पढ़ा था, जो कॉमन एंसेस्टर था, वो भी इसी में कैटेगरी में आ रहा है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, और आखिरी है निएंडरथल मैन। ये सभी इसी कैटेगरी में आ रहे हैं प्रोनेथस फेस में। नेक्स्ट, ऑर्थोनेथस फेस का एग्जांपल क्या हो गया? क्रो-मैग्नन मैन, मॉडर्न मैन, और बेबी चिंपैंजी, ठीक है। बेबी चिंपैंजी अभी हमने देख लिया, जो मॉडर्न मैन से सिमिलर फेस था, और क्रो-मैग्नन का भी था। इन सब के स्कल के फॉसिल्स मिले हैं, उनसे ये सारी नॉलेज मिली है, स्कल के फॉसिल से। नेक्स्ट, अगला टॉपिक जो है वो है ओरिजिन ऑफ मॉडर्न मैन। तो हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमन एवोल्यूशन में कि सब कुछ अफ्रीका से इवॉल्व हुआ है। तो वो कैसे बोला? क्योंकि फॉसिल्स वहां से मिले हैं, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि अफ्रीका से ही मिला हो, क्या पता वो कहीं और अराइज करके अफ्रीका में आ गया हो और वहां उसकी डेथ हुई हो। तो इसके क्या एविडेंस है कि ह्यूमन एवोल्यूशन अफ्रीका से हुई है? उसकी ओरिजिन, मॉडर्न मैन की ओरिजिन आउट ऑफ अफ्रीका है, इसके एविडेंस। तो ओरिजिन ऑफ मॉडर्न मैन आउट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका को इथियोपिया रल्म भी बोलते हैं। एक हमने पेंजिया पढ़ा था, वहां अलग अलग नेम्स दिए थे, ओरिएंटल, न्यू आर्कटिक, न्यू ट्रॉपिकल। इथियोपिया बोला था हमने अफ्रीका को, तो आउट ऑफ इथियोपिया भी लिख सकते हैं, ठीक है। अफ्रीका का दूसरा नाम हो गया। तो हमारे पास क्या साइंटिफिक प्रूफ है कि अफ्रीका से ह्यूमन इवॉल्व हुए? ये प्रूफ हमें मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को स्टडी करके। पहले ये बताओ, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर डीएनए होता है, ये पता है आप सभी को? पढ़ा होगा आपने। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है या माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से डिवाइड करता है एक सेल के अंदर? बाइनरी फिशन से। माइटोकॉन्ड्रिया अपने नंबर को इंक्रीज करता है सेल में बाइनरी फिशन करके। तो बाइनरी फिशन तो एसेक्सुअल है, तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में कोई चेंज आएगा? आफ्टर बाइनरी फिशन उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। दूसरा जो यहां पर पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया हमें या जाइगोट को माइटोकॉन्ड्रिया ओवम से मिलता है, फीमेल गैमीट से मिलता है।
क्योंकि स्पर्म से तो केवल न्यूक्लियस आता है, स्पर्म से कोई और ऑर्गेनेली नहीं आता, बाकी सारे ऑर्गेनेली ओवम के होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहां से मिलता है हमें? ओवम से, फीमेल गैमीट से। तो मतलब किसी भी पर्सन में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए उसके मदर के माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए से मैच करेगा, क्योंकि वो हमें फीमेल गैमीट से मिल रहा है। क्या फादर के माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए से मैच करेगा उसके बच्चे का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए? वो मैच नहीं करेगा। फादर का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बच्चों से मैच नहीं करेगा, क्योंकि फादर से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता, स्पर्म सेल से केवल न्यूक्लियस आता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है फीमेल गैमीट में प्रेजेंट। तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो आपके मदर से मैच करेगा, आपकी मदर का नानी से मैच करेगा, नानी का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और हम सबका सेम होगा, लेकिन अपनी अपनी नानी है, ऐसा नहीं दूसरों। और लेकिन आपकी जो दादी है उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और आपका क्या होगा? डिफरेंट होगा। आ रहा है ना समझ में? तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में बहुत स्लो चेंजेस आते हैं। क्यों स्लो आ रहे हैं? क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कोई क्रॉसिंग ओवर वगैरह कुछ नहीं होती, एक पेरेंट से वो आता है और एज इट इज चलता रहता है। जैसे आपके भाई भाई बहनों में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा सेम होगा, क्योंकि वो आपकी मदर से आया होगा, ठीक है, फादर का लेकिन अलग होगा। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इनहेरिटेड फ्रॉम मदर ओनली, इसे मेटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं। एक पेरेंट से इनहेरिटेंस हो रही है, एक पेरेंट से इनहेरिटेंस। और एग्जांपल दे सकते हो यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस का, जिसमें एक ही पेरेंट से कोई डीएनए आता हो? वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम किससे मिलता है? हमें स्पर्म सेल से मिलता है। तो वाई क्रोमोसोम हमें केवल एक पेरेंट से मिल सकता है, यूनिपेरेंटल हो गया वो। बाकी के क्रोमोसोम्स तो हमें मिल जाते हैं दोनों गैमीट से, वाई क्रोमोसोम हमें केवल मिलता है एक पेरेंट से, यूनिपेरेंटल है। माइटोकॉन्ड्रिया भी हमें सिमिलरली एक ही पेरेंट से मिलता है, इसे यूनिपेरेंटल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए शोज वेरी लेस वेरिएशन ओवर जनरेशंस, उसमें वेरिएशन बहुत कम होती है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, क्योंकि वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन जब अफ्रीका में जो लोग रहते हैं उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखा गया और उसे मैच किया बाकी के दुनिया में जो भी लोग हैं उनके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से। जैसे अफ्रीकन ह्यूमंस का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ऑस्ट्रेलिया के लोगों से मैच किया, इंडिया या एशियन से, यूरोपियन से, अमेरिकन से जब मैच किया तो वो डिफरेंट मिला। ये पाया गया कि अफ्रीका के जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वहां के लोगों में वो अलग है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और बाकी सारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एशियन का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अमेरिकन से मिल जाता है, मैच कर जाता है, ऑस्ट्रेलियन से भी कर जाएगा, लेकिन अफ्रीकन ह्यूमन से मैच वो नहीं करता, उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये क्या शो कर रहा है? शो कर रहा है कि जो अफ्रीका के ह्यूमंस हैं उनको ज्यादा टाइम हो गया अर्थ पे कि उनका माइटोकॉन्ड्रिया में वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। आ रहा है पॉइंट समझ में? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में वेरिएशन तो बहुत स्लोली इकट्ठे होते हैं, अफ्रीकन लोगों में ज्यादा क्यों है? क्योंकि उनको ज्यादा टाइम हो गया अर्थ पे रहते हुए, तो ओवर जनरेशंस उनके माइटोकॉन्ड्रिया में धीरे धीरे जो थोड़ी बहुत म्यूटेशन आ जाती है वो इकट्ठा होके वो वेरिएशन ज्यादा हो चुकी है। और जो बाकी दुनिया के लोग हैं उनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है जितना अफ्रीकन ह्यूमंस को हो गया, इसलिए उनका माइटोकॉन्ड्रिया बाकी दुनिया का सेम है, अफ्रीकन से अलग है। आ गया पॉइंट समझ में? तो ये लास्ट लाइन लिखी है, अफ्रीकन ह्यूमंस mitochondrial DNA has more variations than rest of the world. This shows humans evolved from Africa.
एक लास्ट पॉइंट है, जैसे एप मैन। एप मैन हमने किसे बोला था? फर्स्ट एप मैन कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस फर्स्ट एप मैन था, यही लिखा था ना हमने। उसके अलावा होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस को भी एप मैन बोलते हैं। फर्स्ट उनमें से ऑस्ट्रेलोपिथिकस था, लेकिन बाद में होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस भी एप मैन थे। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, प्रायर टू एप मैन। एप मैन से पहले कौन आए? एप मैन से पहले ड्रायोपिथिकस आया, रामापिथिकस, सिवापिथिकस, एक केनियापिथिकस भी लिखवाया था। वो सब प्रायर टू एप मैन हो गए, वो एप मैन से पहले आए। एप मैन ये तीन हो गए, और आखिरी है ट्रू मैन। ट्रू मैन उसे बोलते हैं जो एप मैन के बाद इवॉल्व हुए। निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन और मॉडर्न मैन। तो ह्यूमन बीइंग्स ट्रू मैन में आ जाते हैं, जो मॉडर्न मैन है। सभी होमोसेपियंस ट्रू मैन में कंसीडर हो। तो ह्यूमन एवोल्यूशन में हमने पढ़ा कि क्रेनियल कैपेसिटी स्टार्टिंग से लेकर एट द एंड तक इंक्रीज हुई है, ठीक है, थ्रू आउट। हमने देखा कि जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो इंक्रीज हुई है, एक क्रो-मैग्नन का केस अगर छोड़ दें। बाकी हमने ह्यूमन एवोल्यूशन में पढ़ा जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो धीरे धीरे इरेक्ट होगी। पहले वर्टिब्रल कॉलम झुकी होती थी, बाद में वो वर्टिब्रल कॉलम क्या होगी? स्ट्रेट होगी। क्या किसी ह्यूमन के पास, मैंने ये लिखवाई कि उसके बाद टेल प्रेजेंट थी? नहीं लिखवाई, क्योंकि किसी भी एंसेस्टर फॉर्म में टेल थी ही नहीं, ठीक है। ड्रायोपिथिकस से लेकर मॉडर्न मैन तक किसी के भी पास टेल नहीं थी। तो ह्यूमन एवोल्यूशन में टेल पे कोई बात नहीं होती, क्योंकि टेल कभी थी ही नहीं। अगर हम ये लाइन लिखते हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन शोज लॉस ऑफ टेल, तो ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? ये स्टेटमेंट होगी यहां पर फॉल्स। क्यों है फॉल्स? क्योंकि टेल तो थी ही नहीं कभी, लॉस को उसने क्या शो किया, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं गेन ऑफ क्रेनियल कैपेसिटी, ये बोल सकते हैं क्योंकि उसका गेन हो रहा है। आया पॉइंट समझ में? हाँ हाँ, उसमें गेन ऑफ टेल हो गया ना, जो एप्स बने उनमें गेन ऑफ टेल, उनमें म्यूटेशन हुई होगी तो उनके पास टेल आ गई एप्स के पास, ठीक है। अच्छा, एक पैकेज में क्वेश्चन है वो भी मैं बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन में ये चीज लिखी हुई है, ओपोजिबल ओपोजिबल थंब। ओपोजिबल थंब इस तरह से लिखा हुआ है। ओपोजिबल थंब जो होता है ये एप्स में होता है, ह्यूमंस में भी है। ओपोजिबल थंब का मीनिंग होता है कि जो हमारा अंगूठा जो होता है थंब, उससे हम अपनी सबसे आखिरी फिंगर को टच कर सकते हैं। हम अपने थंब से लास्ट फिंगर को टच कर सकते हैं, अपने थंब को ऑपोजिट साइड में लेकर जा सकते हैं, इसको ऑपोजिबल थंब कहते हैं। हाई पॉइंट में मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में कैरेक्टर नहीं होता, उनका जो थंब होता है उसको वो टच नहीं करा पाते। जैसे हमारे टोज में जो पहली जो अंगूठा जो हमारा है पैरों में, क्या हम उसको टच करा सकते हैं? नहीं करा सकते। दूसरे एनिमल्स फोर लेगेड होते हैं ना, उनके बाद चार लेग्स होती है, तो उनमें वैसा करेक्टर है जैसे हमारे पैरों में, लेकिन हमारे हैंड्स में एक करेक्टर है। इससे क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को ग्रैब कर सकते हैं, दूसरे एनिमल जो नहीं कर पाते।
हेल्प्स टू ग्रैब ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने के लिए ऑपोजिबल थंब हेल्प करता है एप्स में और ह्यूमंस में। अगर ये लाइन लिखी आ रही है, ह्यूमन एवोल्यूशन शोज एवोल्यूशन ऑफ ऑपोजिबल थंब, तो ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट? क्योंकि ये देखो ये चीज तो होती है एप्स में और ह्यूमंस में, ये चीज पहले से थी, स्टार्टिंग से ही आ रही है ना, बीच में कोई पॉइंट मैंने थोड़ी ना लिखा है कि इसमें ऑपोजिबल नहीं था बाद में आ गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी इनकरेक्ट। नेक्स्ट, अब कुछ पॉइंट एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, या लाइंस एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइंस इस टॉपिक की थोड़ी कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आने होते हैं। ठीक है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो देखो ड्रायोपिथिकस कह रहे हैं अबाउट 15 MYA प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथिका। प्राइमेट होते हैं, प्राइमेट में सभी एप्स आ जाते हैं, मंकी, एप्स और ह्यूमंस, इन सबको प्राइमेट बोलते हैं। तो 15 MYA पे प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस वर एग्जिस्टिंग, ये लाइन लिखी है। अब देखो नोट्स में मैंने क्या लिखवाया है, नोट्स में मैंने आपको वो लिखवाया है जो करेक्ट नॉलेज है, ठीक है, लेकिन वो एनसीईआरटी से हमें मैच करनी है ना, एनसीईआरटी से मैच भी तो करनी है उसे। तो इसमें आप ये देखो, मैंने ड्रायोपिथिकस को 15 से 24 लिखवाया है और रामा को 10 से 15 लिखवाया है, तो 15 दोनों में आ रहा है ना, तो एनसीईआरटी ने वो पॉइंट लिख दिया यहाँ पे, एट 15 MYA दोनों प्रेजेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट, कह रहा है ये गोरिल्ला चिंपैंजी जैसे थे, एप्स लाइक कैरेक्टर था इनमें, ठीक है। और रामापिथिकस जो था वॉज मोर मैन लाइक, जो रामापिथिकस था उस वो थोड़ा मैन लाइक था, और ड्रायोपिथिकस जो था वो ज्यादा एप्स लाइक था। ये पॉइंट याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि रामापिथिकस कैसा था, मोर मैन लाइक। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद कहता है फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड टंजानिया। ये अफ्रीका में ही रीजन है, ये इथियोपिया और टंजानिया अफ्रीका में है। ये कह रहे कुछ फॉसिल्स वहां ह्यूमन मैन लाइक मिले थे। उन फॉसिल्स ने क्या बताया, these revealed hominid features leading to the belief that about 3 to 4 MYA man-like primates walked in East Africa। कह रहे हैं कि हमें कुछ फॉसिल्स मिले 3 से 4 MYA पहले, ईस्ट अफ्रीका में मिले, और वो शो करता है कि वो मैन जैसे दिखने वाले प्राइमेट्स थे। अब वो कौन थे, क्या नेम था उनका, कुछ गिवन नहीं है, कुछ भी यहाँ गिवन नहीं है, बस लिख दिया कि ऐसे थे। तो हो सकता है ये केनिया पिथिकस था, जैसे एक अफ्रीका में जो मिल रहा था ना उस टाइम का, हो सकता है कि उसकी बात कर रहा हो ये, ठीक है, लेकिन यहाँ टाइम लिखा है 3 to 4 MYA। चलो इसके बारे में इसने कुछ लिखा नहीं है कौन था ये। उनकी हाइट भी लिखी है, they were probably not taller than 4 feet but walked upright। कह रहा है 4 फीट से ज्यादा लंबे वो नहीं थे, छोटी हाइट। फिर उसके आगे अब देखो क्या लिखा है, 2 MYA ऑस्ट्रेलोपिथिसीन्स प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। तो आ गया फर्स्ट एप मैन ऑस्ट्रेलोपिथिसीन्स, कब आया, 2 MYA। ये याद करनी है डेट्स जो यहाँ लिखी हुई है। एविडेंस शोज दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स बट एसेंशियली एट फ्रूट्स। कहता है कि कुछ स्टोन के वेपन मिल जाते हैं करने के लिए, लेकिन वो फ्रूट्स खाता था, तो हंट करके करेगा क्या, फ्रूट क्यों खाता था, क्योंकि इसके कैनाइन नहीं थे, तो बोल दिया वो वेजिटेरियन था। हंटिंग शौकिया करता होगा, शौक के लिए करके आता होगा।
सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट। कह रहा है जो फॉसिल्स मिले उसमें से कुछ फॉसिल्स अलग थे। दिस क्रिएचर वाज कॉल्ड फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, और उसका नाम क्या रखा? होमो हैबिलिस। क्रेनियल कैपेसिटी हमने पढ़ ली, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि होमो हैबिलिस डिड नॉट ईट मीट, ये भी नहीं मीट खाता था। तो मीट ईटर ना शाकाहारी था ये सारे के सारे ना, ऑस्ट्रेलोपिथिकस भी और होमो हैबिलिस भी। अच्छा, फिर फॉसिल्स डिस्कवर हुए जावा में 1891 में। किसका था वो फॉसिल? होमो इरेक्टस का। होमो इरेक्टस मिला 1.5 MYA। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी भी हमने पढ़ ली थी। इसके अलावा दो मैन और लिखवाए थे मैंने, एक पैकिंग मैन और एक हेडलबर्ग मैन। वो भी होमो इरेक्टस थे? तीनों होमो इरेक्टस थे। अब लिखा है होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट, ये मांसाहारी था। ये हंटिंग करता होगा और खा जाता होगा। आगे, उसके आगे लिखा है निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन का ब्रेन साइज या वॉल्यूम लिखा है 1400 सीसी। कहां लिव किया? ये लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख टू 40,000 ईयर्स बैक। ये देखो, ये जो पॉइंट है ये आप नोट्स में भी चाहे ऐड कर लो, नहीं लिखवाया होगा। मैंने आपको निएंडरथल मैन का जर्मनी में लिखवाया ना, आप ऐसे लिख लो नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ईस्ट साइड में वैसे यूरोप ही आता है, ठीक है। तो जर्मनी में भी इसके फॉसिल मिले होंगे और नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया भी मिल गए, ये ऐड कर लो। नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। और लिखा है वो हाइड पहनता था और बरी देयर डेड, ठीक है, अपने मरे हुए को दफना देता था। फिर आगे बात होमोसेपियंस की। होमोसेपियंस अरोज इन अफ्रीका, ठीक है, एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप्ड इनटू डिफरेंट रेसेस। अब इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे अफ्रीका से तो ओरिजिन होगी मॉडर्न मैन की, लेकिन वो मॉडर्न मैन अफ्रीका में रुका नहीं, वो माइग्रेट कर गया और दूसरे लोकेशंस पे चला गया, दूसरे कॉन्टिनेंट्स में चला गया, और उसी से आगे डिफरेंट टाइप के ह्यूमंस बन गए। रेसिस क्या होता है? रेसिस होता है जो डिफरेंट टाइप के ह्यूमंस होते हैं। जैसे इंडियन एक रेस है, ठीक है, चाइनीज एक दूसरी रेस है। चाइना के जो लोग होते हैं वो हमसे अलग होते हैं, चाइनीज कह लो या जो जापानीज कोरियन हो गए, उन सब की एक रेस होगी। अमेरिकन्स की रेस अलग है, ठीक है, जो व्हाइट पीपल है उनकी रेस अलग है। अफ्रीका के जो ब्लैक पीपल हैं उनकी रेस अलग है। ये डिफरेंट ह्यूमन की रेसेस हैं। यूरोपियन भी व्हाइट रेस में ही आ जाते हैं। फिर साउथ अमेरिका में जो मैक्सिकन लोग हो गए या ब्राजीलियन हो गए, उनकी रेस अलग है। आ रहा है ना समझ में? उनका कलर अलग होता है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है, तो उन्हें डिफरेंट टाइप के ह्यूमंस बोल देते हैं। अब इसको अगर एनिमल कोई होता ह्यूमन के अलावा तो उसको ब्रीड बोलते हैं। जैसे डॉग के अलग अलग टाइप्स होते हैं। प्लांट के लिए हम वैरायटी वर्ड यूज करते हैं। मैंगो की जैसे वैरायटीज होती हैं, बासमती की वैरायटीज होती हैं। अब ह्यूमन के लिए थोड़ी ना बोल सकते हैं वैरायटी या ब्रीड। ह्यूमन के लिए एक रेस वर्ड यूज किया, ठीक है। तो एडेप्टिव रेडिएशन करी होगी ह्यूमंस ने, जब वो अफ्रीका से निकला और नए हैबिटेट में गया तो एडेप्टिव रेडिएशन करी होगी, और वो नई अलग अलग रेसेस में इवॉल्व हो गया। जैसे अगर किसी एक इंडियन को हम पैदा होने के बाद उसको इंडिया से कहीं और लोकेशन पे ले जाएं, जैसे अमेरिका में ले गए, ठंडे इलाके में ले गए, तो टाइम के साथ उसका कलर धीरे धीरे फेयर हो जाएगा, ठीक है।
और उसके आगे वाली आने वाली जनरेशंस वहीं के लोगों जैसी दिखने लगेंगी। उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है, वो कंडीशन क्लाइमेट का फर्क होता है। हमारे यहाँ सनलाइट ज्यादा होती है साल के टाइम में, तो हमारी स्किन में मेलानिन पिगमेंट उतना ज्यादा प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी अडेप्टेड है यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए, उनकी वहां के एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड है। अगर वो लोग यहाँ पर आगे रहने लगेंगे, उनको सन बर्न हो जाएगा, उनकी स्किन में मेलानिन पिगमेंट ही कम है, क्योंकि वहाँ कोल्ड कंट्री है, वहाँ सनलाइट ज्यादा नहीं होती। लेकिन कोई इंडियन वहां जाके रहने लगेगा तो वो टाइम के साथ फेयर हो जाएगा, अडेप्ट कर लेगी बॉडी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइस एज के बारे में भी लिख दिया। आइस ड्यूरिंग आइस एज 75,000 से 10,000 ईयर्स अगो मॉडर्न होमो सैपियंस अरोज। तो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, ये मैंने बताया था आपको, क्रो मैग्नोन छोड़ कर गया था, वो 18,000 साल पहले थी। इंडिया में भीमबेटका रॉक शेल्टर जो मध्य प्रदेश में है, एग्रीकल्चर कब आया? आज से 10,000 साल पहले। ठीक है, तो कह रहे द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इज पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशंस। कह रहा है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें तो आपने जैसे स्कूल में पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि राज्य थे वो लड़ते थे, लड़के कोई देश जीत लेते थे, जो देश जीता वो डिक्लाइन कर गया, ठीक है, और उसने अपना रिलीजन फैला दिया, तो सिविलाइजेशंस खत्म होती थी, नई सिविलाइजेशन आती थी, तो ये चलता रहता था, वो मॉडर्न हिस्ट्री हो। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया आपका यहाँ पे फिनिश हो गया।